आज हम बात करेंगे किडनी फेल्यूर की, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम रीनल फेल्यूर भी कहते हैं। इसके लिए आप टर्म दूसरी क्या यूज कर सकते हो, इसको आप रीनल फेल्यूर भी कह सकते हो। किडनी फेल्यूर या रीनल फेल्यूर क्या है? किडनी फेल्यूर इज अ कंडीशन इन विच किडनी फेल टू एक्सट्रैक्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट। यानी किडनी का जो मेन काम है वो क्या है? एक तो ये है कि उसने नाइट्रोजिनस वेस्ट को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब रिमूव करना है। आपके ब्लड से जो है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करना है। और दूसरा उसने ऑस्मो रेगुलेशन करनी है। ऑस्मो रेगुलेशन एक्टिविटी मतलब सोल्यूट और वाटर को भी क्या करना है, मेंटेन करना है। अगर किडनी अपने ये दो काम नहीं कर पाती है, अपने ये दो काम करने में फेल हो जाती है, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने में और ऑस्मो रेगुलेशन करने में, अगर किडनी ये दो काम करने में फेल हो जाती है तो इसको हम कहते हैं किडनी फेल्यूर, या इसको हम कहते हैं रीनल फेल्यूर। अच्छा, मोर देन 85% ऑफ बोथ किडनी अफेक्टेड। ज्यादातर ऐसा होता है कि 85% ऐसा होता है कि ज्यादातर दोनों ही किडनी अफेक्टेड होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि अगर एक किडनी खराब सही है और दूसरी किडनी जो है वो क्या है, खराब सही है और एक किडनी खराब हो गई। ज्यादातर 85% केसेस में ये होता है कि दोनों किडनीज जो है वो क्या होती हैं, एक साथ ही जो है वो क्या होती हैं, खराब होती हैं। यानी रीनल फेल्यूर होता है तो वो ज्यादातर दोनों ही किडनी का 80% जो है वो होता है। इसके अलावा किडनी फेल्यूर इज क्लासिफाइड एज एक्यूट और क्रॉनिक। अच्छा देखो, किडनी फेल्यूर को हम दो अ, उसमें जो है वो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। किडनी फेल्यूर जो है एक्यूट भी हो सकती है और क्रॉनिक भी हो सकती है। अब एक्यूट एक्यूट का मतलब क्या होता है? फॉर, अब मैं अगर एक्यूट की बात करूं तो एक्यूट का मतलब होता है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। जो चीज शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो, वो फ्यू डेज भी हो सकते हैं और कुछ वीक भी हो सकते हैं। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो तो इसको हम कहते हैं एक्यूट। और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो, लंबे अरसे के लिए, उसमें जो है वो मंथ्स भी हो, ईयर्स भी हो सकते हैं, इवन जो है वो लाइफ टाइम, सारी जिंदगी के लिए भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, क्रॉनिक। नॉर्मली जिस तरह कुछ डिजीज होती हैं उनको हम कहते हैं एक्यूट डिजीज हैं। एक्यूट डिजीज का मतलब कुछ टाइम के लिए होती हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन होती है। जैसे हमें फ्लू होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, ये सब क्या है, एक्यूट हैं, थोड़े टाइम के लिए होती हैं। और जो क्रॉनिक होता है वो क्या होता है, लंबे अरसे के लिए जो होता है। जैसे एड्स है, ये काफी लंबे अरसे चलने वाली बीमारी है। हेपेटाइटिस है, ये भी लंबे अरसे चलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्रॉनिक कहते हैं। तो इसी तरीके से जो किडनी का है, तो किडनी फेल्यूर जो है वो क्या हो सकता है, ये एक्यूट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, जो है वो क्रॉनिक भी हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एक्यूट किडनी फेल्यूर की। एक्यूट मतलब थोड़े टाइम के लिए। अब जो एक्यूट किडनी फेल्यूर है, किडनी डिजीज है, और दूसरी है क्रॉनिक है, और एक है एक्यूट। तो सबसे पहले बात किसकी कर लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्यूट की। तो एक्यूट के बारे में कहता है सडनली लॉस ऑफ फिल्टरिंग एबिलिटी ऑफ किडनी। अचानक से, क्योंकि एक्यूट डिजीज वो भी होती है, या एक्यूट कंडीशन वो होती है जो अचानक होती है, मतलब एकदम से होती है। तो इसी तरीके से जो एक्यूट किडनी फेल्यूर है, ये क्या होगा, सडनली लॉस ऑफ फिल्टरिंग एबिलिटी ऑफ किडनी। यानी किडनी की जो फिल्टर करने की एबिलिटी है, नाइट्रोजनस वेस्ट को जो रिमूव करने की एबिलिटी है, वो क्या हो, अचानक से जो है वो खत्म हो जाए। और ये क्या होता है, कंडीशन डेवलप विद इन अ फ्यू डेज। और ये कंडीशन जो है वो कुछ दिनों के अंदर ही डेवलप हो जाए। इसको लंबा टाइम नहीं लगे, ये कुछ ही दिनों के अंदर, शॉर्ट ड्यूरेशन में ये डेवलप हो जाए। और इसका काज क्या होता है, इसका काज होता है लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू इंजरी। अगर इंजरी की वजह से आपका बहुत ज्यादा ब्लड जाया हो गया है, अगर इंजरी की वजह से आपका बहुत ज्यादा ब्लड जाया हो गया, तो किडनी के सेल्स को ब्लड नहीं मिलेगा। और किडनी के सेल्स को जब ब्लड नहीं मिलेगा, किडनी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो किडनी अपना काम करना क्या कर देगी, खत्म कर देगी। तो इंजरी की वजह से भी हो सकता, अगर ब्लड ज्यादा बह जाए इंजरी की वजह से, तो भी किडनी अपना काम करना छोड़ सकती है। हार्ट अटैक की वजह से भी, हार्ट अटैक अगर हो जाए उसकी वजह से किडनी, हार्ट अटैक की वजह से भी किडनी को ब्लड नहीं मिलेगा, तो भी किडनी अपना काम करना छोड़ सकती है। लिवर फेल्यूर की वजह से भी किडनी पर इफेक्ट हो सकता है, न्यूट्रिशन सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे,
कोई एलर्जी क्रिएट कंडीशंस हो, कोई एलर्जी हो तो वो भी किडनी पर जो है अटैक कर सकती है। सडन डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाए, और यूरिनरी ट्रैक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, मिसाल के तौर पे ये यूरिनरी ट्रैक है, ये यहाँ पर पथरी बन गई, तो अब यहाँ पर जो है इसमें रुकावट आ गई, रुकावट आने की वजह से यूरिन कंटिन्यू जमा हो रहा है, जिसकी वजह से किडनी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये तमाम क्या हो गए, ये तमाम काज हो गए किसके, एक्यूट किडनी फेल्यूर के। इसी तरीके से ये किडनी जो है अचानक से काम करना छोड़ सकती है। मतलब एक्यूट में क्या होगा, किडनी अचानक काम करना छोड़े। अचानक काम करना छोड़ने की वजह क्या हो सकती है, कोई इंजरी हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, लिवर फेल्योर हो सकता है, कोई एलर्जिक कंडीशन हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, पानी की कमी, या कोई गुर्दे के अंदर पथरी होने की वजह से भी, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी ये हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा अब क्रॉनिक जो किडनी डिजीज होती हैं, क्रॉनिक यानी लंबे अरसे में जो डेवलप होती है, जो अचानक नहीं होती, जिसको काफी टाइम लग जाता है। ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, यानी किडनी अपना काम खत्म करेगी लेकिन एकदम से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता किडनी अपना काम खत्म करे, आहिस्ता आहिस्ता किडनी जो है वो खराब हो, एकदम से जो है वो ना हो पाए। तो ग्रेजुअल जो लॉस ऑफ किडनी फंक्शन होता है, उसको हम कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज। और इनिशियली दिस डिजीज शो नो सिम्टम, यानी आहिस्ता आहिस्ता आपका किडनी खराब हो रहा है, किसी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आहिस्ता आहिस्ता आपके नेफ्रॉन खराब हो रहे हैं, लेकिन एकदम से इसका आपको पता नहीं लगेगा, वो स्लो स्लो डैमेज होगा। और बट पीरियोडिक यूरिन टेस्ट इंडिकेट द प्रॉब्लम, लेकिन अगर हर साल या हर कुछ टाइम के बाद अगर उसका क्या कहना चाहिए कि अगर आप उसका यूरिन का टेस्ट कराएं तो ये प्रॉब्लम जो है वो क्या हो सकती है, इंडिकेट हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर यूरिन के अंदर प्रोटीन ज़्यादा आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि हमारे नेफ्रॉन जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रहे, क्योंकि नेफ्रॉन, किडनी के यूरिन में प्रोटीन नहीं आना चाहिए। मतलब ये कि या तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ये पोर्स बड़े हो गए, नेफ्रॉन की वो जगह जहाँ से फिल्ट्रेशन हो गई है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, जब भी तो प्रोटीन अंदर आ रहा है नेफ्रॉन में। तो यूरिन के टेस्ट से भी पता लग सकता है क्रॉनिक किडनी डिजीज। वैसे स्टार्ट में कोई सिम्टम्स तो होते नहीं, अलामत तो होती नहीं है, लेकिन किससे पता लग सकता है, यूरिन टेस्ट से फिर भी पता लग सकता है कि किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। सिम्टम्स, जब काफी टाइम हो जाएगा इस किडनी जो है क्रॉनिक किडनी डिजीज को, तो बाद में कुछ सिम्टम्स अपेयर होंगे, जैसे फटीग, थकन रहेगी, शॉर्ट ब्रीथ, सांस मुश्किल से लिया जाएगा, हाथों और पैरों पे सूजन आ जाएगी, और ब्लड इन यूरिन, यानी यूरिन के अंदर क्या आना शुरू हो जाएगा, ब्लड। ऐसी बात है, जब नेफ्रॉन खराब हो गए हैं तो फिर ब्लड जो है वो डायरेक्ट किसमें आना, इसके पोर्स इतने ज्यादा बड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से आरबीसी पूरा का पूरा ब्लड जो है वो किसमें आना शुरू हो जाएगा, नेफ्रॉन में। तो ये तमाम क्या होगा, ये तमाम हो गए इसके सिम्टम्स क्रॉनिक किडनी डिजीज के। इसका काज क्या होता है, क्रॉनिक डिजीज, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जब, एक तो आपको वैसे ही पता है कि हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, अगर बहुत ज्यादा हाई हो जाए तो इसकी वॉल को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, नेफ्रॉन की वॉल को डैमेज कर सकता है। हाइपरग्लाइसीमिया, अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा जो है वो क्या है, हाई है, शुगर लेवल हाई है, तो वो भी मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से हमारा नेफ्रॉन डिस्टर्ब होगा। कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने की वजह से भी हो सकता है। सिस्ट इनसाइड किडनी, किडनी के अंदर कोई सिस्ट बन रहा है, सिस्ट मीन्स के कोई कैंसर का भी जो है वो सिस्ट बन सकता है, और आपको पता है वो सिस्ट भी आहिस्ता आहिस्ता ही बनता है, तो वो जो सिस्ट बनने की वजह से भी जो है ये हो सकता है क्रॉनिक जो है वो फेल्यूर। अब देखें, हाइपरटेंशन से भी, हाइपरटेंशन एकदम आपकी किडनी को खराब नहीं करेगा, आहिस्ता आहिस्ता करेगा। ये जो डायबिटिक है, शुगर का मर्ज, ये भी एकदम से खराब नहीं करता, आहिस्ता आहिस्ता करता है। हाई कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल भी आहिस्ता आहिस्ता करेगा। कोई सिस्ट बन जाए, ऐसे कोई सिस्ट बन गया, या आहिस्ता आहिस्ता सिस्ट फैलता चला जाएगा, ऐसे ऐसे फैलता चला जाएगा ये सिस्ट, तो भी आहिस्ता आहिस्ता ये खराब करेगा आपकी किडनी को। और किडनी स्टोन इन्फ्लामेशन, कोई बैक्टीरिया वगैरह किडनी का, किडनी स्टोन बन गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस स्टोन ने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता किडनी को डैमेज करना शुरू किया। तो ये सब वजह बनते हैं किसके, क्रॉनिक किडनी फेल्यूर की जो है वजह बनते हैं। अब अगर किडनी फेल हो जाती है, रीनल फेल्यूर हो गया, तो रीनल फेल्यूर की जो ट्रीटमेंट है, जो इसकी मैनेजमेंट है, वो दो तरीके से की जा सकती है। एक तो डायलिसिस होगा और दूसरा होगा किडनी ट्रांसप्लांट। अगर किसी के किडनी खराब हो गए
तो दो काम किए जा सकते हैं उसके लिए, दो चीज़ें हैं, या तो डायलिसिस है या फिर क्या है, किडनी ट्रांसप्लांट। ये दो तरीके हैं। अच्छा, अभी तक देखें, सबसे पहले हम देख लेते हैं डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस इज अ मेडिकल प्रोसीजर टू सेपरेट अनवांटेड एंड टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड बाय आर्टिफिशियल मीन्स। यानी कि अब मिसाल के तौर पे, अगर ये एक पर्सन है, इसकी किडनी ने तो काम करना छोड़ दिया, यानी किडनी अब काम नहीं कर रहे। तो अब जब किडनी काम नहीं कर रहे, तो इसके ब्लड के अंदर, मिसाल के तौर पे ये इसका ब्लड है, इसके ब्लड के अंदर से जब हम एक आर्टिफिशियल तरीके से, एक आर्टिफिशियल प्रोसीजर के जरिए इसके ब्लड से जब हम नाइट्रोजिनस वेस्ट, अनवांटेड सब्सटेंस मतलब नाइट्रोजिनस वेस्ट, यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिन, ये निकालेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे डायलिसिस। तब ये जो डायलिसिस है, इट इज परफॉर्म व्हेन किडनी फेल टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। अब डायलिसिस किस वक्त करेंगे, जब किडनी ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने का जो काम है वो किडनी ना कर सके, तो फिर आप क्या करोगे, आप डायलिसिस करोगे। अब अगर मिसाल के तौर पे अगर किडनी काम करना छोड़ दे, मतलब रीनल फेल्यूर हो जाए, तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे। तो जब रीनल फेल्यूर हो जाता है, जिस वक्त आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, तो उस वक्त जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होता है कि बॉडी फील अनरेस्ट, यानी बॉडी जो है वो अनरेस्ट, मतलब अपने आप बेच, मतलब क्या है कि बॉडी की जो है वो रेस्ट वाली कंडीशन में नहीं होगी, बॉडी क्या होगी, अपसेट होगी, पर्टिकुलरली इन ब्रीदिंग, यानी सांस मुश्किल से लिया जाएगा, क्योंकि ब्लड के अंदर जब यूरिया ज्यादा हो रहा होगा तो सांस लेने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। एंड लेटर ऑन नॉन एडजस्टेड बायोकेमिकल कंपोनेंट काज सीरियस डैमेज टू द बॉडी, यानी अब आपके जो है वो ब्लड के अंदर क्या हो गए, बायोकेमिकल जो है वो नॉन एडजस्टमेंट हो गई है। अब यूरिया ज्यादा हो गया, अमोनिया ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से ब्लड की पीएच में भी प्रॉब्लम आ जाएगा। और इन तमाम चीजों की वजह से क्या होगा कि बॉडी को जो है वो डैमेज, बॉडी को ये चीजें क्या करेंगी, डैमेज करेंगी। जैसे डिमेंशिया हो सकता है, जब ये टॉक्सिक मटेरियल आपके ब्रेन की तरफ जाएगा, तो मेमोरी लॉस हो सकती है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिमेंशिया कहते हैं। कोमा में जा सकता है बंदा, हार्ट फेल्यूर हो सकता है, दिल भी जो है वो अपना काम करना छोड़ सकता है। तो जब ये कंडीशन आती है किसकी वजह से, किडनी के काम ना करने की वजह से, तो फिर क्या परफॉर्म किया जाता है, उन नाइट्रोजिनस वेस्ट को बॉडी से निकाला जाता है, किसके जरिए, या डायलिसिस के जरिए। अब डायलिसिस की कितनी टाइप है, डायलिसिस की तीन टाइप होती हैं, एक हीमोडायलिसिस, एक पेरिटोनियल डायलिसिस, और तीसरी जो डायलिसिस है वो है कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये तीन तरीके हैं डायलिसिस के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, हीमोडायलिसिस। अच्छा चलें, पहले मैं थोड़ा सा हीमोडायलिसिस का आपको बता देता हूँ, फिर आपकी बुक का के बारे में बात करेंगे, वे बुक आपकी क्या कह रही है। देखो हीमोडायलिसिस क्या होता है। हीमोडायलिसिस में हम क्या करते हैं, ये पर्सन है जिसकी किडनी ने काम करना छोड़ दिया है। चले मैं सिर्फ वेन बना देता हूँ, पूरा हाथ नहीं बना रहा हूँ। अक्सर ये हाथ में जो वेन, आर्टरीज और वेन, यहाँ को जो है इनको यूज़ किया जाता है। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये एक आर्टरी, आर्टरी को शो कर देता हूँ मैं, इस कलर से शो कर देता हूँ, रेड कलर से शो कर देता हूँ, ये क्या है, ये एक आर्टरी। और दूसरा जो है ब्लू से शो कर देता हूँ, ये वैन है, एक आर्टरी है और एक क्या है, ये वैन है। अब आपको पता है हमारी जो किडनी होती है, किडनी को जो ब्लड देता है वो कौन देता है, आर्टरी। फिर जब उस ब्लड की सफाई हो जाती है तो ब्लड दोबारा किस में चला जाता है, वैन में चला जाता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब किडनी ने तो काम करना छोड़ दिया है, अब हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर हम लेंगे एक आर्टिफिशियल किडनी। नॉर्मल किडनी नहीं होगी, इस किडनी को मैं कह रहा हूँ कि कैसी किडनी है, मैं इसको कहता हूँ कि ये है आर्टिफिशियल किडनी। अब इस आर्टिफिशियल किडनी के अंदर हम इस ब्लड को डालेंगे, इस ब्लड को, इस बंदे के ब्लड को आर्टिफिशियल किडनी में डालेंगे, और जब इसकी सफाई हो जाएगी, तो सफाई होने के बाद इसको दोबारा जो है वो वेन में डाल दिया जाएगा। यानी इससे जो है वो ये आर्टरी से ब्लड लेकर इस मशीन में डाला जाएगा,
और जब इस ब्लड की सफाई हो जाएगी, मतलब ये मशीन क्या करेगी, इसमें से यूरिया, अमोनिया, जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको खींच लेगी, यानी डिफ्यूज होकर इस मशीन में आ जाएंगे। और जब ब्लड साफ हो जाएगा तो वो किस में डाल दिया जाएगा, वो डाल दिया जाएगा वेन में। ये है हीमोडायलिसिस। होता कैसे है ये पहले देखना इसको। तरीका कुछ ऐसे होता है। पहले तो हम ये करेंगे, इन दोनों के दरमियान में, एक आर्टरी और वेन के दरमियान में एक कनेक्शन बनाएंगे। इनके दरमियान में क्या बनाएंगे, एक कनेक्शन बनाएंगे। कनेक्शन किस तरीके से बनाएंगे, हम लेंगे एक आर्टिफिशियल कैथेटर होगा, एक ट्यूब होगा, जिसके जरिए क्या करेंगे, इस आर्टरी और वेन को आपस में क्या करेंगे, ऐसे कनेक्ट कर देंगे। इनके दरमियान में कनेक्शन बना दिया। आर्टरी और वेन के दरमियान में क्या बना दिया, ये एक हमने कनेक्शन बना दिया। आर्टरी को वेन के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। असल में इसको कनेक्ट करने का की वजह ये होती है, थोड़ी सी आर्टरी फैल जाती हैं, और इस कनेक्शन की वजह से इसका ब्लड का फ्लो भी थोड़ा सा क्या होता है, बढ़ता है। तो फिर क्या करेंगे, बना दिया ये कनेक्शन। इस कनेक्शन के बाद क्या करेंगे, एक नीडल लेकर, एक नीडल डालेंगे इस आर्टरी में, और ये नीडल क्या करेगी, फिर ये ब्लड लेके जाएगी किसमें, इस मशीन में। इसके अंदर लेके जाएगी ब्लड, इस मशीन के अंदर ब्लड लेके जाएगी। और ये जो मशीन होगी, इस मशीन के अंदर होंगी ट्यूब्स। अब मिसाल के तौर पे ये ऐसे, इसमें क्या आएंगे, ये मशीन है, इसके अंदर इस तरह की ये ट्यूब्स हैं। मैं ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, ट्यूब्स कम ही बना रहा हूँ, ट्यूब्स एक से ज़्यादा होती हैं, समझाने के लिए बस बना रहा हूँ थोड़ी सी। ये देखिए ये ट्यूब्स है। अब ये ब्लड किस में डाला जाएगा, इस ट्यूब्स में। और ये ट्यूब्स की जो मेम्ब्रेन है, इस सेमी परमिएबल है। इस ट्यूब की मेम्ब्रेन कैसी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और ये ट्यूब जिस बॉक्स के अंदर, ये ट्यूब है ना, अब इसके अंदर से ब्लड गुजरेगा। अब इसमें से ये ब्लड यहाँ से आएगा, नीडल इस ब्लड को खींचेगी। यहाँ पर एक पंप लगा हुआ होता है जो ब्लड को खींच रहा होता है, और ब्लड खींच के इन ट्यूब्स में डाल देता है। सही। अब जब इन ट्यूब्स के अंदर ब्लड आ रहा है, तो इसका क्यों इस ट्यूब के अंदर ब्लड लेके आ रहे हैं, तो ये जो हमारे, ये जो मशीन होती है, इसके बाहर वाला जो साइड होता है, यहाँ पर हम डालते हैं डायलेसेट। इसके बाहर हम क्या डाल देते हैं, इसको फिल कर देते हैं। ट्यूब्स के चारों तरफ जो है वो क्या मौजूद होता है, ये डायलेसेट मौजूद होता है। क्या है ये, डायलेसेट। डायलेसेट की कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम होती है, किससे, आपके ब्लड जैसी होती है। सिर्फ ये होता है कि इस डायलेसेट में यूरिया नहीं होता, अमोनिया, इस तरह की ये चीज़ें मौजूद नहीं होती हैं। अब क्या होता है कि जब आप ब्लड गुजर रहा होता है इन ट्यूब से, इन ट्यूब्स की मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमिएबल है। इसकी मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमिएबल। जब ये ब्लड आपका गुजर रहा होता है इन ट्यूब से ऐसे, इस ट्यूब से ऐसे गुजरता हुआ जाता है, तो ये डायलिसिट क्या करता है, इसमें से यूरिया, अमोनिया, और दूसरी जो नाइट्रोजनस वेस्ट होती हैं, क्रेटिनिन वगैरह, वो कहाँ डिफ्यूज हो जाती हैं, वो डिफ्यूज हो जाती हैं इस डायलिसिट में। क्योंकि ब्लड में हाई कंसंट्रेशन में है, डायलिसिट में लो, है ही नहीं उसकी कंसंट्रेशन, तो चीज़ें हाई से लो की तरफ जाती हैं। तो इस मेम्ब्रेन से गुजर के जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कहाँ आ गया, इस डायलिसिट के अंदर आ गया। अब एक तरफ से जब भी ब्लड की सफाई हो जाएगी, सारी चीज़ें डायलिसिट में चली जाएंगी, तो क्या होगा, दूसरी तरफ से एक दूसरी नीडल क्या करेगी, इस ही साफ ब्लड को इसी कैथेटर के जरिए, यहीं पे, इसको फिस्टुला भी कहते हैं, जब दो कनेक्शन बनाया है इसको हम, ये जो प्लास्टिक ट्यूब का एक कनेक्शन बनाया है, इसको हम फिस्टुला कह रहे हैं। और ये नीडल जो है वो क्या करेगी, इस आर्टरी के अंदर जो है वो, फिस्टुला से होती जो है, इस ब्लड को दोबारा इसके अंदर, सॉरी, वेन के अंदर डाल देगी। अभी साफ साफ हुआ हुआ ब्लड जो है वो किस में जाएगा, इस वेन के अंदर डाल दिया। तो आप देखें, ऑलमोस्ट उस किडनी की तरह ही काम किया है। इन ट्यूब्स को आप समझ लो कि ये नेफ्रॉन है। ये ट्यूब्स किसके इसके इक्विवेलेंट है, सॉरी, नेफ्रॉन के यहाँ, ये नेफ्रॉन की तरह काम कर रहे हैं। और ये जो चारों तरफ क्या है, ये डायलिसिट जो है वो फ्लूइड है। ठीक है, सारा का सारा डायलिसिट फ्लूइड है। तो इसमें से जब ये गुजरा, ये आपका पूरा का पूरा, ये तो खैर से, ये ट्यूब्स तो जो है वो ब्लड, सॉरी, नेफ्रॉन की तरह तो काम नहीं करेंगे, ये तो ब्लड वेसल्स ही हैं नॉर्मली, जो थी उसके अंदर। इसको आप कंपेयर करोगे उससे, ग्लोमेरुलस,
ग्लोमेरुलर से साइज। और ये बाकी चारों तरफ जो है वो क्या है, ये जो बाहर का ये जो है ये एक तरीके से जो है वो बोमेन कैप्सूल में जिस तरह से एब्जॉर्ब हो जाती हैं चीज़ें। तो ये एब्जॉर्ब हो गया सारा, उसके बाद ये साफ होके यहाँ चला गया। लेकिन इसी मशीन के अंदर एक तरफ से ब्लड आ रहा है और दूसरी तरफ से ब्लड जा रहा है। सेम इसी तरीके से एक तरफ से जो है वो ये जो डायलिसेट है, यहाँ से डायलिसेट एंटर किया जाएगा, और जो डायलिसेट जो गंदा हो जाएगा जिसमें यूरिया और अमोनिया आ जाएंगे, उस डायलिसेट को दूसरी जगह से बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी ये यहाँ से डायलिसिट एन होगा, इन होगा, और यहाँ से डायलिसिट क्या हो जाएगा, आउट होगा। और ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड यहाँ से इन हो रहा है और यहाँ से ब्लड क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। तो ये एक सिंपल सा मैंने आपको बताया कि ये तरीका है किसका, ये तरीका है हीमोडायलिसिस जो है ना, इस तरीके से जो है वो काम करती है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि आपकी बुक इस प्रोसेस को किस तरीके से बता रही है। के बाद आपकी बुक देख लेते हैं, आपकी बुक के पॉइंट्स यहाँ पर आप देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी बुक के पॉइंट्स। हीमोडायलिसिस के बारे में आपकी बुक क्या कह रही है, परफॉर्म बाय अ मशीन रिगार्डेड एज आर्टिफिशियल किडनी। यानी जो हीमोडायलिसिस का प्रोसेस है ये एक मशीन में होता है। मैं अगर इस मशीन को यहाँ बना दूं एक तरीके से, इस मशीन के अंदर ही हो रहा है। और इस मशीन को हम क्या रिगार्ड करेंगे, इस मशीन को हम कंसीडर करते हैं आर्टिफिशियल किडनी, यानी नॉर्मल वाली किडनी नहीं है, लेकिन आप इसको समझ सकते हो कि क्या है, ये आर्टिफिशियल किडनी है। Artificial kidney contain a number of tubes with a semi-permeable membrane lying suspended in a tank filled with dialysate dialysing fluid। अब कहता है कि जो आर्टिफिशियल किडनी होती है ये इसकी कंपोजिशन क्या होती है, कैसे बनी हुई होती है। तो कहता है आर्टिफिशियल किडनी जो होती है इसके अंदर होती हैं, क्या होती हैं, सबसे पहले तो इसके अंदर कुछ ट्यूब्स हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है वो ट्यूब्स होती हैं, अ नंबर ऑफ ट्यूब्स। और ये ट्यूब्स की जो वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब मिसाल के तौर पे मैं देखें यहाँ पर ये ट्यूब्स बना देता हूँ, ये हैं ट्यूब, ये हो गई ट्यूब्स, ये ट्यूब्स हो गई। चलिए मैं इस ट्यूब को दोबारा बनाता हूँ। इसके अंदर ये ऐसी जो है ये ट्यूब्स है। ये किसकी बनी होती है, बनी हुई होती है ट्यूब्स की, और ट्यूब्स की लाइनिंग जो है, इनकी वॉल जो है वो क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये किसके अंदर सस्पेंडेड होती हैं, ट्यूब किसके अंदर मौजूद होती हैं, ट्यूब होती हैं एक टैंक के अंदर। ये किसमें बंद होती हैं, टैंक के अंदर में। इसके चारों तरफ ये ब्लू कलर का क्या बना दिया, ये टैंक, एक टैंक के अंदर जो है क्या है, ये ट्यूब जो है वो रखी हुई है। और ये टैंक किससे भरा हुआ है, ये भरा हुआ है एक डायलेजिंग फ्लूइड से। ये टैंक किससे भरा हुआ है, ये भरा हुआ है डायलाइजिंग फ्लूइड से भरा हुआ। अब सिंपली अगर आप देखो तो ये जो आर्टिफिशियल किडनी है इसके अंदर दो चीजें हैं। इसमें जो मेन जो चीजें हैं, एक तो ट्यूब्स हैं, और दूसरा इसमें क्या है, इसके अंदर जो है वो एक टैंक है जिसमें ये ट्यूब रखी हुई हैं, और तीसरी चीज इसमें क्या है, डायलिसिंग फ्लूइड। ये तीन चीजें जो हैं वो आर्टिफिशियल किडनी के अंदर इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं। अगर मैं बात करूं कि ये आर्टिफिशियल जो किडनी है इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ट्यूब हो गई, दूसरा जो है वो डायलिसिड फ्लूइड, और तीसरा टैंक जिसमें ये रखी हुई होती है। फिर कहता है कि दिस फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड एक्सेप्ट इट लैक नाइट्रोजनस वेस्ट। यानी इस डायलिसिंग फ्लूइड के बारे में बता रहा है जो आर्टिफिशियल किडनी के अंदर होता है। इसमें कहता है कि इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसके अंदर जो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट होती है वो सेम होती है ब्लड जैसी। सिर्फ किस चीज़ का फर्क होता है कि इसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होती। ब्लड के अंदर तो नाइट्रोजिनस वेस्ट होगी लेकिन इसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होगी। तभी तो ब्लड से नाइट्रोजिनस वेस्ट इसके अंदर आ जाएगी, यानी डिफ्यूजन के प्रिंसिपल पर काम करेगा
कि नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड से डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाती है। To begin the procedure, a surgeon make a small incision to connect artery with vein. By a graft, a small plastic tube that connect both artery and vein called fistula. यहाँ पर क्या होगा, जिस तरह मैंने आपको बताया था, स्पेशली जो हाथ होता है उसमें होती है एक आर्टरी है, ये क्या है, आर्टरी है। और दूसरा जो है वो ये क्या है, ये है वेन। अब सर्जन क्या करेगा, कट लगाएगा आपके हाथ पर, और वहां पर क्या करेगा कि आर्टरी और वेन को आपस में कनेक्ट कर देगा। जैसे ये आर्टरी और वेन आपस में क्या हो गई, ये कनेक्ट कर देगा। एक स्मॉल प्लास्टिक की ट्यूब से इसको कनेक्ट किया, और इस ट्यूब को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फिस्ट्यूला। एबनॉर्मल कनेक्शन, जो कनेक्शन बनाते हैं ना, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम फिस्ट्यूला कहेंगे। तो ये आर्टरी और वेन के दरमियान में एक कनेक्शन बना दिया, इसको क्या कह रहे हैं, फिस्ट्यूला। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये फिस्ट्यूला बनाएंगे। इसके बाद कहता है व्हेन द सर्किट इज कंप्लीटेड, टू नीडल्स आर इंसर्टेड इनटू एवी फिस्ट्यूला। यानी ये जो बनाया गया है एवी फिस्ट्यूला, यानी आर्टरीज और वेन के दरमियान में जो फिस्ट्यूला बना है, इसको हम क्या कहेंगे, एवी फिस्ट्यूला। एवी फिस्ट्यूला में क्या किया जाएगा, दो नीडल्स कनेक्ट की जाएंगी। एक नीडल आर्टरी में वाली जगह पर डाल दी जाएगी, और दूसरी नीडल किधर डाल दी जाएगी, ये वेन में। अब आपको पता है जो आर्टरी वाली नीडल है उससे क्या होगा, ब्लड जो है वो आउट होगा बॉडी से, और किस में जाएगा, आर्टिफिशियल मशीन में जाएगा। और वहां से सफाई होकर किसके जरिए, दूसरा जो है ये वैन वाली जो साइड नीडल है, वो इसको फिर किस में डाल देगी, वैन के अंदर डाल देगी। तो यही पॉइंट यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है। व्हेन द सर्किट इज कंप्लीटेड, टू जब ये पूरा सर्किट बन जाता है, दोनों को आपस में आर इंसर्टेड इनटू एवी फिस्टुला। नीडल इज कनेक्ट, एक नीडल को कनेक्ट किया जाता है आर्टरी से, एंड अदर इज कनेक्टेड टू द डायलिसिस डिवाइस वेयर ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम द पेशेंट फॉर डायलिसिस। यानी एक जो है वो यहाँ पर इसके अंदर डाल दिया गया नीडल, यानी एक आर्टरी के अंदर नीडल डाली गई, फिर एक जो है इसका पोर्शन किस में डाल दिया गया, डायलिसिस मशीन के अंदर। फिर मजीद आगे एक और भी नीडल डाली जाएगी, जिसका यहाँ पर आगे जिक्र किया है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, अच्छा उसका फिर आगे बात करता हूँ उसका। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड पासिंग इनटू द डायलिसिस फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। कहता है इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि जो वेस्ट प्रोडक्ट था, अभी मैंने आपको समझा दिया है कि वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा। मिसाल के तौर पे ये आ गया किसके अंदर, ये आ गया किसके अंदर, इन ट्यूब्स के अंदर। ब्लड कहाँ आया, मैं सिंपल करके इस ट्यूब को बना रहा हूँ। ब्लड कहाँ पर आ गया, इस ट्यूब में आ गया ब्लड। अब इस ब्लड से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो सब निकल कर किस में चलेगा, इस डायलिसेट में चलेगा। उसके बाद कहता है प्यूरिफाइड ब्लड पंप बैक इनटू द वेन एट द पेशेंट विच इज कनेक्टेड बाय एन अदर एंड ऑफ अ डायलिसिस डिवाइस। यानी ये डायलिसिस डिवाइस है, अब इसका ये जो दूसरा एंड है, ये एक एंड था और ये दूसरा एंड है। इस दूसरे एंड से फिर जो है वो एक जो ट्यूब होगा उसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा किसके साथ, वेन के साथ। प्रोसेस तस्वीर का आपको यहाँ पर जरूरत नहीं है, मैंने पहले आपको पीछे बता दिया है ये सारा प्रोसेस। ये तो पेरिटोनियल डायलिसिस है। पहले हम थोड़ा सा हीमोडायलिसिस के बारे में और थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जो हीमोडायलिसिस होता है, दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ किडनी। ये इसका काम बिल्कुल किडनी जैसा ही होता है, बट इट इज डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। किडनी के अंदर तो रीअब्जॉर्प्शन भी होती है, मिसाल के तौर पे जब नेफ्रॉन के अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड आ जाता है, वाटर भी आ जाता है, कुछ अमाइनो एसिड भी आ जाते हैं, तो वहां पर तो पावरफुल फिल्ट्रेशन होती है, तो वहां पर रीअब्जॉर्प्शन होती है चीज़ों की। लेकिन यहाँ पर कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। और नेफ्रॉन वाली में रीअब्जॉर्प्शन हुई थी ना, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पर वो मौजूद नहीं है। हीमोडायलिसिस इज नॉर्मली परफॉर्म एज 4 आवर ट्रीटमेंट, यानी 4 घंटे के लिए। ये जो प्रोसेस होता है कितने घंटे चलता है, 4 घंटे चलता है। और 3 टाइम अ वीक, और वीक में कितने टाइम होता है, 3 टाइम अ वीक। यानी जो मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया ना, ब्लड को मशीन में डालना, उसे वापस निकालना, ये पूरा प्रोसेस कितने घंटे लेता है, 4 घंटे लेता है। और हफ्ते में इसको कितनी बार कराना पड़ता है, 3 बार ये प्रोसेस करवाना पड़ता है।
द कॉम्प्लिकेशन इन दिस प्रोसेस में इंक्लूड द रिस्क ऑफ ब्लड इन्फेक्शन। अब इसकी इसमें जो है वो कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं, इसमें ब्लड का इन्फेक्शन भी हो सकता है। जैसी बात है, आप कंटिन्यू जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं, जो है वो सुइयां इस तरह से उसमें इन्फेक्ट करते हैं, तो उससे कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है हॉस्पिटल के अंदर। इसके अलावा थ्रोम्बोसिस एंड इंटरनल ब्लीडिंग ड्यू टू एडिशन ऑफ एंटीकोगुलेंट। अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ, देखो। थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर आपने ब्लड को बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद दोबारा आपने किसमें डाला, दोबारा आपने वेंस में डाला है, तो वहां पर जो है ये आर्टरी से आप ब्लड निकाल रहे हैं, तो वहाँ ब्लड क्लोट भी हो सकता है, ब्लड के ऐसे क्लोट बन सकते हैं। और जब ब्लड के क्लोट बनते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस। तो थ्रोम्बोसिस बनने के चांसेस होते हैं। और इसी तरीके से हम अपने ब्लड के क्लोट बनने को रोकने के लिए क्या होता है, बाज़ दफ़ा इस ब्लड को जो है हम हेपरिन भी देते हैं, इनको हम क्या देते हैं, हेपरिन। हेपरिन कौन सी होती है, मतलब हेपरिन का काम क्या होता है, ब्लड को जमने नहीं देता, कोगुलेट होने नहीं देता, हेपरिन। लेकिन अगर ज्यादा हेपरिन हो जाए तो उसकी वजह से ब्लड जब बहुत ज्यादा पतला होगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, यानी आपकी ब्लड वेसल से ब्लड जो है वो बाहर क्या होगा, निकलना शुरू हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो मतलब कहने का ये है कि जो कॉम्प्लिकेशन